हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा हम कर रहे थे फिगर्स ऑफ स्पीच। एक वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट वीडियो द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, okay, and what are included the types of figures of speech, which terms are used as figure of speech. We discussed all these things in the first video. Now today in this one we will discuss the remaining 10 फिगर्स ऑफ स्पीच। हमने 10 वहां पे फर्स्ट वाले में डिस्कस किए हैं, जो रिमेनिंग 10 है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू नो द मोर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू हैव टू बी सीन द फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू दिस, ओके। इससे रिलेटेड जो आपकी फर्स्ट वीडियो है वो आपकी देखनी पड़ेगी। अब डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थोड़ा सा बता देती हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच। The terms, the ways, the words, expressions which are used to give imaginative way, ठीक है, ऐसे वर्ड्स, ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे तरीके जो यूज किए जाएं जिससे कि उस स्पीच को, उस सेंटेंस को इमेजिनेटिव तरीके से, इम्प्रेसिव तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, वो होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। लिटरेचर में यूज किए जाए तो लिटरेरी डिवाइसेस, पोएम में यूज किए जाए तो पोएटिक डिवाइसेस, सारा डिटेल में बताया मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट पेयर, मैंने सारे बेटा पेयर में बताए हैं जिससे आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जैसे मैंने पेयर बताया, फर्स्ट आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ, एंटीथीसिस, ठीक है। तो एंटीथीसिस के साथ मैंने पेयर बनाया ऑक्सीमोरॉन। तो इससे क्या है कि दोनों में एक सिमिलैरिटी है और एक डिफरेंस है। पहले सिमिलैरिटी को करें फिर डिफरेंस को, तो दोनों पेयर, आपका जो पेयर है वो अच्छे से याद हो जाएंगे, दोनों वर्ड आपके याद हो जाएंगे। चलिए आज हमारा जो पेयर आ रहा है बेटा वो 6 पेयर है। कौन सा पेयर है? 6, ठीक है। 6 पेयर है आपका पर्सोनिफिकेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। किसी के मन में ये डाउट हो हम क्या कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं बेटा जो हमारे लिटरेचर में काम आएंगी, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन एंड ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ध्यान से समझना इन दोनों को, पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखिए समझने का तरीका बहुत इजी है। हम इसको डिवाइड करते हैं, ये हो गया पर्सन, ये हो गया फिक्शन। फिक्शन का मीनिंग, फिकेशन इसको नहीं, फिक्शन इसे कंसीडर कीजिए, क्या? फिक्शन, ठीक है। ये पर्सन, फिक्शन का मीनिंग होता है इमेजिनेशन। क्या होता है? इमेजिनेशन, ठीक है। फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, क्लियर। तो जहां पे कि इमेजिनेशन यूज की जाए, ठीक है, इमेजिनेशन यूज की जाए एक नॉन ह्यूमन के लिए कि उसे पर्सन बताया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग बताया जा रहा है, ठीक है। जहां पे कि इमेजिनेशन यूज की जाए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखो लिख देती हूं मैं, द लीव्स आर डांसिंग, द लीव्स आर डांसिंग। तो इमेजिनेशन ही है कि लीव्स डांस कर सकती है? नहीं कर सकती। इमेजिनेशन यूज कर दी। क्वालिटी किसकी है? ह्यूमन बीइंग की है, ठीक है। जहां पे कि नॉन लिविंग, नॉन लिविंग पे या नॉन ह्यूमन की, नॉन लिविंग तो ना कहें कि लीव्स को हम कहें कि वो तो हमारे लिविंग में कंसीडर किए जाते हैं, ट्रीज हमारे लिविंग में कंसीडर किए जाते हैं, करते हैं ना। तो कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मैम ये नॉन लिविंग कैसे हैं, तो मैं वर्ड यूज करती हूँ यहाँ पे नॉन ह्यूमन बेटा। क्या यूज कर रही हूँ मैं? नॉन ह्यूमन, ध्यान से समझना, ठीक है। जहां पे कि ह्यूमन क्वालिटीज इम्पोज्ड ऑन नॉन ह्यूमन, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जहां पे कि ह्यूमन क्वालिटीज किस पे इम्पोज कर दी जाए? नॉन ह्यूमन पे। ह्यूमन एक्शन और क्वालिटीज, एक्शन और क्वालिटीज, देखिए इस बात को समझना। अब मैंने कहा कि ये दोनों सेम है, इन दोनों में हर एक पेयर के अंदर एक सिमिलैरिटी है, एक डिफरेंस है। सिमिलैरिटी इसमें भी यही है बेटा। एपिथेट का मीनिंग होता है फीलिंग्स। क्या होता है? फीलिंग्स। जहां पे फीलिंग्स ट्रांसफर की जाए, किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर दे। किसकी फीलिंग्स? ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स। ह्यूमन की बीइंग की फीलिंग किस पे इंपोज कर दे? नॉन ह्यूमन पे कर दे। किसके पे कर दे? नॉन ह्यूमन पे। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एक्शन, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एक्शन इंपोज कर दे किस पे? नॉन ह्यूमन पे। जहां पे ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज इंपोज कर दे नॉन ह्यूमन पे, वो ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिर से समझना इसको, बात को। देखिए मैंने आपके सामने, जैसे देखो ये लिख दिया लीव्स आर डांसिंग। दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं, ही स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड। ध्यान से समझना, ही स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड,
ठीक है, ये वाला है ट्रांसफर्ड एपिथेट, आपका 12th क्लास में एक पोएम है उसमें भी यूज हुआ है, तो आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाले हैं ये टर्म्स। देखिए मैं कह रही हूँ ही स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड, तो रेस्टलेस आपका जो है वो वर्ब नहीं है, रेस्टलेस क्या है, रेस्टलेस एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, फीलिंग्स है ना, क्वालिटी बता रही है बेड की क्वालिटी क्या, रेस्टलेस, गेटिंग द पॉइंट, फीलिंग्स हैं, तो जहां पे ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स को यूज किया जाए, क्वालिटीज को यूज किया जाए, ह्यूमन बीइंग की फीलिंग्स और क्वालिटीज को यूज किया जाए किसके लिए, नॉन ह्यूमन के लिए, तो वो हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। जहां पे ह्यूमन बीइंग की के एक्शन को यूज किया जाए, ठीक है, किसको यूज किया जाए, एक्शन को, किसके लिए यूज किया जाए, नॉन ह्यूमन के लिए, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आई रोट फर्स्ट पेयर बेटा, पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट दोनों में एक सिमिलैरिटी है, क्या सिमिलैरिटी है कि दोनों के अंदर जो है वो ह्यूमन जो क्वालिटीज हैं या ह्यूमन एक्शंस है, दोनों बातें, ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन एक्शंस, ठीक है, क्वालिटीज और एक्शंस दोज आर इम्पोज्ड ऑन नॉन ह्यूमन, किस पे इम्पोज किए जाते हैं ये, नॉन ह्यूमन पे, ठीक है। तो हम बात करें भाई अलग अलग बातें, देखो सिमिलैरिटी तो ये होगी कि क्वालिटीज और एक्शंस, भाई नॉन ह्यूमन की किस पे इम्पोज कर दी, नॉन ह्यूमन पे, डिफरेंस क्या आ गया, पर्सोनिफिकेशन में आते हैं बेटा एक्शंस, क्या यूज करते हैं, एक्शंस, और ट्रांसफर्ड एपिथेट में यूज करते हैं क्वालिटीज, क्या यूज करते हैं, क्वालिटीज। उसने लिखा ही स्लेप्ट ऑन अ रेस्टलेस बेड, ये रेस्टलेस एक्शन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ये फीलिंग है। यहाँ पे डांसिंग आपका एडजेक्टिव नहीं है, फीलिंग नहीं है, ये एक्शन है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन, एक्शन, पर्सोनिफिकेशन, केशन, एक्शन, समझने का तरीका, एपिथेट फीलिंग, एक्शन, एक्शन यूज करें, पर्सोनिफिकेशन में किसका यूज होता है, एक्शन का, एपिथेट फीलिंग, तो ट्रांसफर्ड एपिथेट में किसका यूज होता है, फीलिंग का। आई होप यू गॉट द थिंग। चलिए नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट पेयर है, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना कुछ भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट पे अगर आप आते हैं तो सारी चीजें बहुत इजी हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट है बेटा हाइपरबोले यूफिमिज्म, हाइपरबोले और यूफिमिज्म, ठीक है, हाइपरबोले और यूफिमिज्म, ठीक है, हाइपरबोले एंड यूफिमिज्म क्या है दोनों के अंदर, देखिए दोनों के अंदर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा एक्सेगरेशन की जाती है, ठीक है, हालांकि भाई एक्सेगरेशन यहाँ पे थोड़ी कम होती है, सिमिलैरिटी की इनके अंदर कम है और डिफरेंस ज्यादा है, पर फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, दोनों में किसी भी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है जो रियल में नहीं होती, इस तरह की स्टेटमेंट को। देखिए हाइपर का मतलब समझते हैं कि वो तो बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, हाइपर हो गया, बहुत ज्यादा किसमें हो गया, गुस्से में आ गया, बहुत ज्यादा किसमें आ गया, गुस्से में, गुस्से में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी बात को क्या करके बताया जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, जैसे शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट एन ओशियन ऑफ टीयर्स, ठीक है, तो उसने आंसुओं का समुंदर बहा दिया, इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने बात को क्या कर दिया, एक्सेगरेट कर दिया, क्या कर दिया, एक्सेगरेट। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ, हाइपरबोले, ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पे एक्सेगरेशन कम आता है, हालांकि इस टर्म को बीच में से हटा लो, एक्सेगरेशन को, दोनों को अलग अलग करके ही समझो, नहीं तो आप पे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़ी ही पेनफुल सिचुएशन होती है, यू का मतलब होता है बेटा लेस, ई यू कम कर देना, ठीक है, और फिमिज्म का मतलब होता है यहाँ पे पेनफुल, क्या होता है, पेनफुल, एक ऐसी स्टेटमेंट यूज करना कि पेन को कम हो, पेन जो है, जो पेनफुल सिचुएशन है वो कम हो जाए, लेस पेनफुल हो जाए। जैसे हम लिखें ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे, एक तो मैंने लिखा ये, ठीक है, ही हैज डाइड, ही हैज डाइड, क्लियर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो तो मर गया और वो गुजर गया, तो कौन सी स्टेटमेंट कम पेनफुल लगती है, गुजर गया,
प्रगटिक हम ये कभी यूज नहीं करते, देखो बहुत कम यूज करते हैं कि वो मर गया, हम कहेंगे भी फलां बंदा जो है वो क्या हो गया, गुजर गया। तो वहां पे किसका यूज हुआ, यूफिमिज्म का यूज हुआ। सिंपल से टर्म यूज कीजिए, यू का मतलब लेस, वो फिमिज्म का मतलब पेनफुल, किसी भी सिचुएशन को क्या बना देना, कम पेनफुल बना देना, ये यूफिमिज्म। गॉट इट। अब यूफिमिज्म में मेनली आपका डेथ से रिलेटेड होता है। जैसे आपका एक चैप्टर है 11th क्लास में आगे आएगा, उसमें उससे रिक्वेस्ट करता है बायोग्राफी के लिए, आगे भी मेरे बायोग्राफी लिखना, मेरे मरने के बाद मेरे बारे में लिखना। तो वो कहता है आफ्टर माई डिपार्चर, वो क्या कहता है, आफ्टर माई डिपार्चर यू विल राइट डाउन बायोग्राफी, ठीक है, यू विल राइट डाउन द बायोग्राफी ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ की आप तुम क्या लिखोगे, बायोग्राफी लिखोगे, ठीक है। तो आफ्टर माई डिपार्चर का मतलब क्या, मेरे जाने के बाद। तो उसने ये नहीं कहा मेरे मरने के बाद, उसने लेस पेनफुल बना दिया सिचुएशन को, आफ्टर माई डिपार्चर। गॉट इट। सेकेंड पेयर है बेटा आपका हाइपरबोले और यूफिमिज्म। इस 6 पेयर हमने, ये 7th पेयर है आपका, इस वीडियो का सेकंड है, और आपकी फर्स्ट वीडियो से कनेक्ट करें तो ये 7th पेयर है। हमने 6 पेयर किया था बेटा, कौन सा, पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें नॉन ह्यूमन पे ह्यूमन क्वालिटीज और ह्यूमन एक्शंस को इम्पोज किया जाता था, ठीक है, किया जाता है, था नहीं सॉरी, किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइपरबोले में किसी भी चीज को बड़े हाइपर करके बताया जाता है, तो हाइपर का मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। यहाँ पे उसे कम पेनफुल किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के, देखो मैंने कहा था ना सिमिलैरिटी, दोनों में स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इसमें बढ़ी हुई बात को भी कम करके बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या करके बताया जा रहा है, बढ़ा के बताया जा रहा है, इसमें क्या करके बताया जा रहा है, लेस पेनफुल करके बताया जा रहा है, किसमें, यूफिमिज्म में। हाइपरबोले में बढ़ा के बताया जाता है। गॉट द थिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका पेयर है, देखिए एपिग्राम और पैराडॉक्स। नेक्स्ट पेयर है एपिग्राम और पैराडॉक्स। एपिग्राम पैराडॉक्स, 2 पेयर और बचे हैं, ठीक है, बस इतना ही बताऊंगी, एपिग्राम एंड पैराडॉक्स। ध्यान से समझना बेटा, ये कुछ वर्ड्स ना आपके लिए, क्योंकि आपने कभी पहले कभी सुने नहीं है, तो थोड़ा सा तो पेन होगा। कोई भी नई चीज सीखते हैं तो वो इजी तो नहीं होती ना, एक बार तो डिफिकल्टी आती है, लेकिन जब बार बार रिवाइज करते हैं वो दैट अपीयर सो इजी, बहुत इजी अपीयर होती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएंगे धीरे धीरे समझ। एपिग्राम, देखो एपी का मतलब होता है बेटा सरप्राइज, एपी मीन्स क्या, सरप्राइज, क्लियर, ठीक है। हालांकि लाइव क्लास में शायद ये वाला रह गया था, आप लोग देख लेना, वीडियो में बाद में बना रही हूँ, लाइव क्लास पहले हो गई थी, शायद ये रह गया था आपका। ग्राम, ग्राम का मतलब होता है बेटा स्टेटमेंट, क्या होता है, स्टेटमेंट, जहां पे कि सरप्राइजिंग स्टेटमेंट हो, और वो सरप्राइजिंग स्टेटमेंट ऐसी हो कि जिसका होना इम्पॉसिबल हो। ध्यान से समझना इस बात को, ये बड़ा मजेदार है, ठीक है। दूसरा हम पैराडॉक्स कहते हैं, पैराडॉक्स में भी क्या होता है, पैरा और डॉक्स। पैरा का मतलब होता है बेटा ट्रुथ, पैरा यहाँ पे क्या, ट्रुथ, हम डिवाइड कर रहे हैं ये, ठीक है। डॉक्स का मतलब क्या, रिडिकुलस मैनर, रिडिकुलस मैनर, यहाँ पे सच्चाई को, रिडिकुलस किसी सच चीज को रिप्रेजेंट करना। बात तो आप सच्ची, यहाँ सरप्राइजिंग बता रहे हो, यहाँ पे कैसी बात बता रहे हो, सच बता रहे हो, लेकिन किस तरीके से, रिडिकुलस तरीके से, लेकिन वो क्या है, पॉसिबल है, वो क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट बता रहे हो वो क्या है, इम्पॉसिबल है, सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल लिखती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, क्या ये पॉसिबल है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, नहीं है ना, ये कैसी स्टेटमेंट है, सरप्राइजिंग स्टेटमेंट है, एंड दिस वन इज इम्पॉसिबल, कैसी है ये, इम्पॉसिबल है। आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, ठीक है, कंसीलिंग आर्ट, भाई कला कला को छुपाने में ही होती है, कला कला को छुपाने में होती है, समझ रहे हो बात को। क्या आप कला को जब छुपा लोगे तो वो क्या आर्ट दिखाई देगी, वो आर्ट नहीं दिखाई देगी ना, तो ये क्या है, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। इफ यू आर कंसीलिंग द आर्ट देन योर आर्ट विल नॉट बी अपीयर देयर, वहां पे अपीयर होगी ही नहीं।
चाइल्ड कांट बी द फादर ऑफ मैन, ठीक है, गेटिंग। चलिए, जो इम्पॉसिबल हो ऐसी स्टेटमेंट। अब आते हैं यहाँ पे, उसने स्टेटमेंट लिखी, द एंजॉयमेंट ऑफ अ टूर, द एंजॉयमेंट ऑफ अ टूर, द एंजॉयमेंट ऑफ अ टूर is the returning time to home, is the returning time to home, returning time to home। समझ रहे हो? वो कह रहा है कि जो इंजॉयमेंट है ना टूर की, वो तभी आते जब हम घर वापस आ रहे होते हैं। जब हम घर वापस आ रहे हैं, क्या वो टूर चल रहा है? नहीं ना, ट्रिप तो हमारा खत्म हो जाता है तब तक। तो ये क्या है भाई? देखो, सच्ची बात तो है, सच्ची बात तो है, ये भाई सच रिप्रेजेंट हो रहा है, और पॉसिबिलिटी भी है कि हम बहुत खुश हो रहे जब हम घर वापस आ रहे हो। लेकिन ये बड़ा कैसा लगता है? रिडिक्युलस है। इसे बोलते हैं विरोधाभास। इसे हिंदी में बात करें ना तो इसे विरोधाभास बोलते हैं। सब पता नहीं भी कौन सा आएगा, विरोधाभास, सही आएगा शायद, ठीक है, ये वाला विरोधाभास। तो विरोधाभास मतलब ऑपोजिट वहां पे बताया जा रहा है। पॉसिबिलिटी तो है बट इन अ रिडिक्युलस मैनर। जो बताई जा रही है वो क्या है? बड़ा मजाकिया सा अपीयर हो रहा है, वो पैराडॉक्स, उल्टी सिचुएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा सिनेक्डेक और मिटोनमी, ठीक है। 2 पेयर और रहेगी, ये 3rd पेयर था, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट और फिर एक नेक्स्ट और, सिनेक्डेक और मिटोनमी। देखिए, एक तो ये वर्ड की ही आपको थोड़ी प्रोनाउंसिएशन ऐसी लगेगी, स्नेकडेक की, DOCH, ठीक है, स्नेकडेक और मिटोनमी, मिटोनमी, ठीक है। क्या है ये? ध्यान से समझना, स्नेकडेक और मिटोनमी। स्नेक का मतलब होता है बेटा पार्ट, स्नेक का मीनिंग क्या होता है? पार्ट, और डॉग का मीनिंग होता है होल। क्या होता है मीनिंग? होल। क्लियर? पहले एक बार वर्ड लिख रही हूँ फिर समझना। मिटोनमी में देखिए, मिटो का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, मिटो का मीनिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और नीम का मतलब नेम, क्या? नेम। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें सारे का कुछ पार्ट यूज किया जाए, तो इसका मतलब वहां से नेगेटिव यूज हुआ है। एग्जांपल दूंगी, डोंट वरी। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे नेम का सब्स्टिट्यूट यूज किया जाए, पूरे नेम को यूज ना करके उसका क्या यूज किया जा रहा है? सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे पूरे सारे ग्रुप में से एक उठाया जा रहा है, उसका एक पार्ट उठाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हिज ऑर्चार्ड्स, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखू आपका, हिज ऑर्चार्ड्स आर, his orchards is his bread, ठीक है, his orchard is his bread। एक ये लिखा। दूसरा मैं लिखूं, he is addicted to the bottle, he is addicted to the bottle। ध्यान से समझना बेटा इस बात को, he is addicted to the bottle, ठीक है। she addressed the chair, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या उसने कहा कि जो ऑर्चार्ड है ना, फ्रूट गार्डन, ऑर्चार्ड समझते ना, फ्रूट गार्डन, दैट फ्रूट गार्डन इज हिज ब्रेड, वो उसकी ब्रेड है। ब्रेड है मतलब ही इज एबल टू सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ दैट वन, इसके हेल्प से वो सर्वाइव कर रहा है ना, ऑर्चार्ड की हेल्प से। मतलब उसकी जितनी भी नेसेसरी थिंग्स हैं लाइफ की, जिसे हम कहें ब्रेड, ठीक है, क्लोथ्स, होम, रोटी कपड़ा मकान की बात करें ना, ठीक है, हाउस या होम आप पे लिख लीजिए, ये दीज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस वन। ये सारे हैं, ये सारी चीजों की जरूरत है, इन सारी चीजों से ऑर्चार्ड से मिल रही है, लेकिन उसमें से एक पार्ट उठाया, ब्रेड। क्या उठाया? ब्रेड। उसका कहने का मतलब उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ, वो सरवाइव कर रहा है अपने फ्रूट गार्डन के कारण ही, ठीक है। समझ रहे हो? ये थोड़ी कि फ्रूट गार्डन से रोटी रोटी खरीद रहा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो पूरे होल का उसने क्या उठाया? पार्ट उठाया। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? स्नेकडेक का यूज हुआ। होल का क्या उठाए? पार्ट। नेम का सब्स्टिट्यूट उठाए, ही इज एडिक्टेड टू बोतल। ये थोड़ी कोई भी खाली बोतल लिया और उसको साथ में रख के सो गया, ये थोड़ी होता है एडिक्टेड टू बोतल। एडिक्टेड टू बोतल मतलब अल्कोहल का एडिक्टेड है वो, ठीक है, वाइन का एडिक्टेड हो चुका है, शराब का एडिक्टेड हो चुका है। उसका क्या यूज कर लिया उसने? नेम का सब्स्टिट्यूट उठा लिया। जो नेम था ना वाइन, वाइन आपकी, वाइन की क्या? बोतल, वाइन की क्या होती है? बोतल। उसका सब्स्टिट्यूट उठा लिया उसने। आर यू गेटिंग?
समझ रहे हो? देखो इसी का मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखूं, शी मस्ट एड्रेस द चेयर, शी मस्ट एड्रेस द चेयर, मान लो ये लिखा मैंने, शी मस्ट एड्रेस द चेयर। अब यहाँ पे वो चेयर को एड्रेस थोड़ी करेगी, चेयरमैन का सब्स्टिट्यूट उठा दिया उसने, ठीक है, ये चेयर किसका सब्स्टिट्यूट है? चेयरमैन का। गेटिंग? तो स्नैक डेक में क्या होता है, होल का पार्ट उठाया जाता है, ठीक है, इसमें नेम का सब्स्टिट्यूट उठाया जाता है, मिटोनमी में, किसमें? मिटोनमी में। गॉट इट? चलिए लास्ट पेयर है बेटा इन्वर्जन और ओनोमेटोपोइया, ठीक है, लास्ट पेयर है आपका इन्वर्जन एंड ओनोमेटोपोइया। देखिए इन्वर्जन बेटा आपकी ग्रामेटिकल टर्म भी है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे ना जब ग्रामर करेंगे तब आपको पता चलेगा। इन्वर्जन और ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपोइया, ठीक है, POEIA, ओनोमेटोपोइया। नाउ इन्वर्जन का मतलब होता है जहां पे हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, उस सिचुएशन को इन्वर्जन बोलते हैं ग्रामर में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो अभी बताऊंगी मैं आपको, किसमें? ग्रामर में, उस सिचुएशन को इन्वर्जन। एंड विदाउट, अब कहीं मैम ये तो होता ही है इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, बिल्कुल होता है, बट इन्वर्जन मीन्स यू आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट बट इट्स नॉट फ्रेमिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन वो सिचुएशन इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म नहीं करती इन्वर्जन में। बात करेंगे, काफी अच्छी बात है और हेल्प भी होती है बहुत है, लेकिन अभी अपने इस टॉपिक पे आ जाओ। ऐसा ही कुछ यहाँ पे है, जहां पे वर्ड के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो स्टेटमेंट सीक्वेंस में ना हो, ठीक है, वर्स फॉर्म में ना हो। देखो वर्स पता है, वर्स पैराग्राफ को, स्टेंजा को बोलते हैं ना वर्स, इन ऑपोजिट, ठीक है, जहां पे कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो उसमें सीक्वेंस में ना हो, ठीक है, स्टेटमेंट ऑपोजिट हो, मतलब नोट इन, इनको आप नोट लग करके समझिए, इनका मतलब क्या? नोट। इट मीन स्टेटमेंट इज नॉट क्लियर, नॉट इन स्पेसिफिक फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल नेवर फ्रेंड्स मेक्स ही, मैंने लिखा नेवर फ्रेंड्स मेक्स ही, लिख दिया, ठीक है, इसकी जो करेक्ट, ये करेक्ट फॉर्मेशन है नहीं है ना, ही नेवर मेक्स फ्रेंड्स, ये बनेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन में क्या यूज हुआ? इन्वर्जन। पोइट्स आर अलाउड टू यूज दिस वन, पोइट्स अलाउड है कैसे भी कुछ भी लिखें, ये हमें लगता है सेंटेंस की फॉर्मेशन नहीं बनी, गलत हो गया, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे देन यू कांट फोर्स एनीवन, देयर मस्ट बी द पर्टिकुलर सेंटेंस मस्ट बी इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन, कि वो परफेक्ट फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो इन्वर्जन में भी ऐसा ही होता है, उल्टा पुल्टा सेंटेंस लिख दिया जाता है, नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस। ओनोमेटोपोइया बेटा, पोई का मतलब होता है साउंड, बस ये चीज क्लियर है तो बात क्लियर है। जब आपकी सेंटेंस के अंदर, स्पीच के अंदर साउंड वर्ड्स यूज किए जाएं, क्या यूज किए जाएं? साउंड वर्ड्स। साउंड वर्ड्स आपके बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा कि ट्विंकलिंग एक अलग जो है वो साउंड है, टिंकलिंग एक अलग साउंड है, ग्रंटिंग एक अलग साउंड है, ग्रंटिंग डकार लेना, ठीक है, तो ये अलग अलग साउंड हैं। तो जहां भी साउंड वर्ड आपके स्पीच के अंदर यूज हो जाए, जूम जूम एरोप्लेन फ्लाइज, जूम जूम एरोप्लेन फ्लाइज, तो यहाँ पे जूम जूम क्या है? साउंड है, तो किसका यूज हुआ? ओनोमेटोपोइया का। गेटिंग? पोई का मतलब साउंड, जहां साउंड यूज हो वह ओनोमेटोपोइया है, जहां पे स्टेटमेंट क्लियर ना बन रही हो, उल्टी पुल्टी हो, तो वो इनवर्जन है, ठीक है। हमारे 10 कंप्लीट हो गए बेटा, 2-3 और हैं जो आपके एक्स्ट्रा हैं और आपकी पोएम्स में हेल्प करेंगे, वो 2-3 बता देती हूँ, लंबी वीडियो हो जाएगी हालांकि मुझे पता है, बट यूजफुल है बेटा। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इंटरोगेशन, इंटरोगेशन ये इजी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर यूज हो रहा है तो उस वहां किस कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? इंटरोगेशन का। आपकी एक पोएम है चाइल्डहुड, उसके अंदर बार बार वो यूज करता है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, ये यूज करता है वो बार बार, ठीक है, करता है। तो यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? इंटरोगेशन का। क्लियर? मैंने इसीलिए कहा इजी है बहुत बहुत ज्यादा। फिर है बेटा एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन में क्या होगा कि वहां पे सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाएंगे, व्हाट अ हॉरिबल प्लेस, सिंपल सी बात है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया जाए, व्हाट अ हॉरिबल प्लेस, ठीक है, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन का यूज हो गया।
थर्ड वन को समझिए जो कि आपका लास्ट है, ठीक है। इस तरह से आपके आज में हमने 13 कर लिए। एपोस्ट्रोफी लास्ट है बेटा, एपोस्ट्रोफी। लेकिन इस एपोस्ट्रोफी का मतलब ये का के की नहीं है, इस एपोस्ट्रोफी का ये मतलब नहीं है। इस एपोस्ट्रोफी का मतलब है वेयर यू एड्रेस समवन, जब आप किसी को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ओ गॉड, क्या लिखें, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, ओ गॉड प्लीज हेल्प मी। किसको पुकार रहे हैं, गॉड को पुकार रहे हैं। तो वहां पे किसका यूज हुआ, एपोस्ट्रोफी। ए से एड्रेस, ए से एपोस्ट्रोफी, इसको भूल जाना किसमें, फिगर्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। समझ रहे हो, गॉट इट। ये हमने आज की बेटा 10 हमने पेयर किए। रिपीट कर देती हूँ वर्बली, ठीक है, यहाँ पे टाइम लगेगा। पहला जो हमारा पेयर हमने उठाया पर्सोनिफिकेशन और ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो उठाया आपका हाइपरबोले और यूफिमिज्म, हाइपरबोले और यूफिमिज्म। थर्ड हमने उठाया एपिग्राम और पैराडॉक्स, रिवर्स जाके देख लेना, एपिग्राम और पैराडॉक्स। नेक्स्ट स्नैकडेक और मिटोनमी, फिर इन्वर्जन ओनोमेटोपोइया, और फिर इंटरोगेशन, एक्सक्लेमेशन, एंड लास्ट वन एपोस्ट्रोफी। बाय दिस the second part of figure of speech is completed, and thank you so much for watching this one. And if you like, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.